गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट वाली वीडियो में हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था गुप्त काल के युग सम्राटों के बारे में। इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है विदेशी शासन की समाप्ति, यानी कि गुप्त काल में किस किस विदेशी शासक की जो है समाप्ति की गई थी। इसमें हम पढ़ेंगे गुप्त शासक साम्राज्यवादी नीति के समर्थक थे तथा उन्होंने भारत को राजनीतिक एकता में दृढ़ संकल्पित करने का निश्चय किया था। भारत में राजनीतिक एकता करने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। वह भारत में, इसको हम कर सकते हैं, भारत में राजनीतिक एकता करने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। गुप्त काल के प्रारंभ में अनेक स्थानों पर, यानी कि जब गुप्त काल शुरू होता है उसी के प्रारंभ में अनेक स्थानों पर कुषाणों की कुछ शाखाएं व शक जो है वो राज्य कर रहे थे। ठीक है, कब? गुप्त काल के प्रारंभ के अनेक स्थानों पर कुषाणों की कुछ शाखाएं थी और वहां पर शक भी राज्य कर रहे थे, शक शासक थे। शक विशेषतः अत्यंत शक्तिशाली थे। शक जो है विशेषतः अत्यंत शक्तिशाली थे। भारत की स्वतंत्रता की रक्षा व राजनीतिक एकता की स्थापना करने के लिए आवश्यक था कि उनका उन्मूलन किया जाए, यानी कि उनको हटाया जाए। यह आवश्यक था कि स्थापना करने के लिए आवश्यक था कि उनका उन्मूलन किया जाए। उसमें क्या था कि राजनीतिक एकता की स्थापना करनी थी। पहले राजनीतिक एकता की स्थापना कैसे होगी? मौर्यों ने सर्वप्रथम भारत को राजनीतिक एकता प्रदान की, यानी कि सबको एक सूत्र में बांधा, एक साथ इकट्ठा किया, एक राजनीतिक छत प्रदान की। किंतु अशोक के निर्बल उत्तराधिकारियों के समय में, यानी कि जब अशोक के बाद, यानी कि अशोक सम्राट की मृत्यु के बाद जब कुछ शासक आए थे, उनके निर्बल उत्तराधिकारी, यानी कि निर्बल होने के कारण उत्तराधिकारियों के समय में उसे भारत ने खो दिया। यानी कि अब क्या था, राजनीतिक एकता को यहाँ खो दिया गया। किसके समय? अशोक के बाद, उसके उत्तराधिकारियों के द्वारा। अतः भारत में जगह जगह अनेक विदेशी राज्य तथा स्वदेशी सत्ताएं, यानी कि जब ये सब हो गया और अशोक खत्म हो गया, उसके बाद जो राजा आए, जैसे मैंने पहले बताया था मौर्य सम्राट में, अशोक के बाद जो उत्तराधिकारी आए थे उन्होंने जो है राज शासन को अच्छे से नहीं चलाया। वो अपने शौक मौज में पैसा बर्बाद करते रहे और बेफिजूल के कर्ज जनता पर लगाते रहे। उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ जो छोटे छोटे राज्य थे उन्होंने उनको खत्म करके वहां पर अपना जो है सत्ता स्थापित कर ली। विदेशी राज्य तथा स्वदेशी सत्ताएं स्थापित हो गई। अतः मौर्यों के बाद, यानी कि मौर्य शासन के बाद तथा गुप्तों के उदय से पूर्व, यानी जब गुप्त शासन आया था, गुप्त काल आया था, उससे उदय से पूर्व लगभग 5 शताब्दियों तक, यानी कि 5 years तक, 5 शताब्दियों तक भारत खंडित अवस्था में रहा। यानी कि जब मौर्य शासन का अंत हुआ, यानी कि वो जो शासन थे अशोक के बाद वो, और जब तक गुप्तों का उदय हुआ तब तक 5 शताब्दी का डिफरेंस था, उसमें जो है भारत खंडित अवस्था में रहा। गुप्त शासकों ने पुनः एक बार भारत को एक अखंड व सबल राष्ट्र के रूप में परिणत कर, यानी कि भारत को गुप्तों ने क्या किया कि उसको एक बार पहले की तरह एक अखंड भारत और सबल राष्ट्र के रूप में परिणत, यानी कि तैयार कर भारत को एक राजनीतिक एकता प्रदान की, यानी कि उन्हें मजबूती प्रदान की। नेक्स्ट, कुशल प्रशासन लागू किया। कुशल प्रशासन का मतलब है कि अच्छे शासन को लागू किया। गुप्त शासकों ने कुशल प्रशासन से देश में शांति की स्थापना की, यानी कि ऐसा प्रशासन जो राजा के रूप में जो है जनता का हितकारी हो, जनता की सारी समस्याओं को समझे। इस कुशल प्रशासन के परिणाम स्वरूप जनता आर्थिक रूप से भी समृद्ध हो सकी। यानी कि जब प्रशासन अच्छा था तो खेती किसानी पर ध्यान दिया गया, उनकी सारी समस्याओं को समझा गया, उनकी समस्याओं को समझने के हिसाब से उनके लिए उनका निवारण किया गया, तो जनता भी जो है खेती किसानी करने लगी, कुछ पैसा कमाने लगी, जिससे वो आर्थिक रूप से समृद्ध हो सकी। क्योंकि शांति व सुव्यवस्था के वातावरण में, यानी कि शांति व सुव्यवस्था, यानी कि शांति बनाए रखें, किसी को कोई दंड ना दें, किसी को कोई जो है अत्याचार न करें, कोई अति का कर न लगाएं, और सुव्यवस्था यानी कि पूरे तरीके से सुचारू व्यवस्था, कोई डकैती ना हो जाए, किसी तरीके का जनता के साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो, ये सब के वातावरण में व्यापार को तेजी से
विकास मिल सका, या कह सकते हैं व्यापार का तेजी से विकास हुआ। भाई जब सारी चीजें ठीक रहेंगी तो व्यापार करने में भी फायदा होगा। जब समय पर पैसा मिलेगा तो फसल, खाद, बीज सब चीजें किसान कर सकते हैं, और उनके द्वारा की गई फसल का सही मुआवजा अगर उन्हें मिलेगा तो वो उसमें जो है रुचि दिखाएंगे। अगर ऐसा होगा तो वो उसे बाजार में बेचकर जो है पैसा कमा सकते हैं, अपने विकास में लगा सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है कुशल प्रशासन की देन होती हैं। कुशल प्रशासन अगर होगा तो राज्य की सभी समस्याओं को और बड़े आसानी से सुलझा लेगा, और जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो आर्थिक हों, चाहे वो सामाजिक हों, चाहे वो राजनीतिक हों, सबका बहुत अच्छे से जो है निपटारा या निवारण कर सकता है। नेक्स्ट, गुप्त काल के समय प्रशासनिक व्यवस्था की पुष्टि जूनागढ़ अभिलेख से होती है। यानी गुप्त काल के समय का जो प्रशासन था उसकी पुष्टि कहाँ से मिलती है? जूनागढ़ अभिलेख से। जूनागढ़ जगह आपने नाम सुना होगा, जूनागढ़ अखाड़ा भी तो है। जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। बहुत अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था थी। जब प्रशासनिक व्यवस्था से हम अंदाजा लगा सकते हैं, अगर कुशल प्रशासन का मतलब भी प्रशासनिक व्यवस्था का अच्छा होना होता है, कि एक अच्छा प्रशासन कुशल प्रशासन के अंतर्गत आएगा। प्रशासनिक व्यवस्था की पुष्टि जूनागढ़ अभिलेख से होती है। इस लेख के अनुसार उस समय कोई दुखी, दरिद्र, व्यसनी, कठोर, दंड से पीड़ित अथवा राजकीय नियंत्रणों से कष्ट युक्त नहीं था। यानी कि इस लेख से जो चीजें हमें जानने को मिलती हैं, उससे हमें ये जानने को मिलता है कि उस समय कोई भी व्यक्ति, चाहे वो दास हो, चाहे वो राजा हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी जाति बिरादरी का हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, कोई भी ना तो दुखी था, न वो दरिद्र था। दरिद्र का मतलब बेसहारा, गरीब, जो व्यसनी भी नहीं था जिसपे वो किया जाए, टॉर्चर किया जाए, न कोई कठोर दंड था, कठोर दंड से पीड़ित भी नहीं था, राजकीय नियंत्रणों से कष्ट युक्त नहीं था। यानी कि राजकीय नियंत्रण किसी पर नहीं था कि अगर आप ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। मतलब अपनी इच्छा के अनुसार लोग वह काम कर सकते थे, लेकिन राष्ट्र हित और राज्य हित को ध्यान में रखते हुए। ठीक है। चीनी यात्री फाहियान ने भी, चीनी यात्री जो फाहियान आया था, उसने भी गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि भारतवर्ष के लोग सुखी एवं समृद्ध हैं। यानी कि गुप्तकाल के समय जब ये आया था तब उसने लिखा था, चंद्रगुप्त के टाइम पे आया था, बताया था मैंने, भारतवर्ष के लोग सुखी एवं समृद्ध हैं, वे न्यायालयों के बंधन से मुक्त हैं। यानी किसी प्रकार के न्यायालय में नहीं जाते, कहीं कोई सजा मुकर्रर, ये सब चीजें नहीं है। उन्हें व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त है, यानी कि वो अपने इच्छा के अनुसार कार्य कर सकते हैं। महाकवि कालिदास ने भी अपने ग्रंथ रघुवंश में ऐसा वर्णन किया है। यानी कि जो चीज हम कह सकते हैं कि भाई विदेशी यात्री आया था, मानते हैं इतिहासकार कि भाई विदेशी यात्री आया था, हो सकता है वो अपने किसी लोभ में या किसी चीज में इनके हित में लग गया हो, लेकिन महाकवि कालिदास तो भारत के ही हैं और काफी अच्छे कवि हैं। उन्होंने भी अपने ग्रंथ रघुवंश में जो है इस चीज का वर्णन किया है कि गुप्त काल के समय जनता बहुत सुखी थी। ये स्वर्ण काल माना जाता है भारत के शासन में, और यहाँ पर किसी तरीके की कोई समस्या प्रजा के सामने नहीं उत्पन्न हुई। नेक्स्ट पॉइंट है नैतिकता। नैतिकता क्या होती है? नैतिकता होती है गुप्तकालीन शासकों द्वारा प्रजा के नैतिक विकास की ओर विशेष ध्यान दिया। नैतिक विकास का मतलब उनकी धर्मपरायणता, धर्म की भावना, सदाचार, शिष्टाचार, ईमानदारी, ये सब चीजें ये आती हैं नैतिकता में। गुप्तकालीन शासकों द्वारा प्रजा के नैतिक विकास की ओर विशेष ध्यान दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप जनता में नैतिकता व धर्मपरायणता यानी कि धर्म के प्रति भावना की भावनाओं का प्रादुर्भाव हुआ। ठीक है। गुप्त काल के लोग सदाचारी, शिष्ट, ईमानदार और उदार थे। ये गुप्त काल के लोगों की बात है, चाहे इसमें राजा हो चाहे वो प्रजा हो, वो सदाचारी भी थे, शिष्ट भी थे, ईमानदार भी थे, उदार भी थे। चीनी यात्री फाहियान इसका वर्णन करता है। चीनी यात्री फाहियान भी इसका वर्णन करता है। ये चीजें मैं शुरू से बता रहा हूँ कि सारी चीजों का वर्णन जो है चीनी यात्री फाहियान के वर्णन में आपको मिल जाएगा। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आर्थिक समृद्धि। आर्थिक समृद्धि में हम देखते हैं गुप्त शासकों द्वारा किए गए कुशल प्रशासन, यानी कि जो गुप्त शासक थे उनके द्वारा किया गया कुशल प्रशासन, कृषि के विकास की ओर अत्यधिक ध्यान ही भारत को कृषि देश प्रधान देश बना पाया। यानी कि उनके द्वारा जो कुशल प्रशासन किया गया था, कृषि की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया गया था, अत्यधिक ध्यान दिया गया था, वही भारत को कृषि प्रधान देश बनाने में सार्थक हो पाया, यानी कि मजबूत हो पाया, साबित हो पाया। गुप्त शासकों ने सिंचाई सुविधा के लिए उचित प्रबंध किए, यानी कि उनका विशेष ध्यान कृषि की तरफ था, सिंचाई के लिए उन्होंने उचित प्रबंध किए, जिससे समाज में व्यापार और वाणिज्य में तेजी आई।
यानी कि अगर कृषि अच्छी होगी, कृषि प्रधान देश होगा, तो व्यापार और खरीद बेच वाणिज्य में जो है तेजी आएगी तथा देश आर्थिक रूप से समृद्ध होता गया। उससे क्या हुआ, देश में आर्थिक तरीके से उन्नति होती गई। आर्थिक तरीके से उन्नति कैसे हुई कि समाज ने खेती की, ठीक है, किसानों ने खेती की तो खेती की फसल अच्छी हुई, सिंचाई अच्छी हुई, ठीक है, सिंचाई की अच्छी व्यवस्था मिली लोगों को, तो अच्छे तरीके से फसल उपजाई हुई, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की हो। अब जब अच्छी फसल होगी तो अच्छे दामों पर उसकी बिक्री बाहर हुई, और अच्छे दामों पर बिक्री हुई तो राज्य में क्या, देश में क्या हुआ, पैसा आया। पैसा आया तो वो आर्थिक विकास में भी लगा, लोगों के घर खर्चे में भी चला, उनसे आर्थिक रूप से व्यक्ति जो है मजबूत भी हुए, आर्थिक रूप से जो है व्यक्ति क्या हुए, मजबूत भी हुए। नेक्स्ट टॉपिक इसमें हम पढ़ते हैं। इसके साथ साथ गुप्त काल में साहित्यिक उन्नति भी देखी जाती है। साहित्यिक उन्नति में मतलब गुप्त काल साहित्यिक उन्नति का युग था। गुप्त काल के समय में धर्म, जैसे हम महाकवि कालिदास के बारे में पढ़ते हैं, फनायन के बारे में पढ़ते हैं, इन सब के बारे में, धर्म, साहित्य, कला तथा विज्ञान के क्षेत्रों में काफी उन्नति हुई है। किस किस में हुई है, धर्म के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में और विज्ञान के क्षेत्र में काफी उन्नति हुई है। गुप्त शासक तलवार के धनी होने के साथ साथ, यानी कि वो ताकतवर होने के साथ साथ, तलवार के धनी से मतलब होता है ताकतवर होने के साथ साथ विज्ञान के भी धनी थे, विद्वान भी थे, तथा विद्वानों को आश्रय व प्रोत्साहन भी देते थे। यानी कि ऐसा नहीं था कि वो शासक थे या तलवारबाजी अच्छी जानते थे या फिर युद्धों में अच्छे थे, निपुण थे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो विद्वानों की कोई इज्जत नहीं करते थे। वो विद्वानों को भी बहुत मानते थे। तलवार के धनी के होने के साथ साथ वो विद्वान बातों को, कवियों को, साहित्यकारों को, इन सबको एक विशेष स्थान देते थे। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं इसमें, एक पॉइंट और हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम इसमें कला की उन्नति। कला की उन्नति मतलब इन्होंने जो है चित्रकारों को और जो संगीतकार होते हैं, कला बहुत तरीके की होती है, जैसे कला है, चित्रकला है, संगीत कला है, बहुत सारी कलाओं के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। अभी एक टॉपिक और इसमें रह गया है, तो कलाओं में इसमें काफी सारा विकास हुआ है, जिसमें मूर्ति कला आती है, चित्रकला आती है, ठीक है, और आदि विभिन्न प्रकार की कलाएं हैं, जिसमें काफी सारा जो है विशेष रूप से ध्यान दिया गया है गुप्त शासकों द्वारा। ठीक है, बहुत सारा विकास भी हुआ है, वास्तुकला का भी विकास हुआ है। ठीक, तो ये सारी चीजें हम इसमें आगे पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य के कुछ पतन के कारण। लेकिन उससे पहले अभी हम इसको दोबारा से एक बार देख लेते हैं कि इसमें हमने क्या क्या देखा, कि जो हमारे गुप्तकालीन शासन की जो विशेषताएं हैं, विशेषताएं अभी हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पहला टॉपिक देखा योग्य सम्राट। योग्य सम्राट के बाद अभी हमने देखा विदेशी शासन की समाप्ति, है ना, योग्य सम्राट पहला टॉपिक था। उसके बाद हमने दूसरा टॉपिक देखा विदेशी शासन की समाप्ति। तीसरा टॉपिक था हमारी राजनीतिक एकता की स्थापना, यानी कि योग्य शासक थे, अब उनमें विशेषता क्या थी कि एक तो अच्छे शासक थे। उसके बाद जो विदेशी शासन क्या हुआ, उनकी समाप्ति उन्होंने की। अपनी राजनीतिक एकता की स्थापना उन्होंने की। राजनीतिक एकता से मतलब अपने यहाँ के शासन प्रशासन को एक मजबूत करके रखा, एक धुरी में बांध के रखा। कुशल प्रशासन, सबसे महत्वपूर्ण चीज कुशल प्रशासन, यानी कि अपने यहाँ के प्रशासन को उन्होंने मजबूत और कुशल बना के रखा, ट्रेंड बना के रखा। ठीक है, चाहे वो साहित्य के क्षेत्र में हो, चाहे कला के क्षेत्र में हो, चाहे प्रजा के क्षेत्र में हो, चाहे आर्थिक में हो, चाहे प्रशासन में हो, किसी भी क्षेत्र में हो। उसके बाद हम देखते हैं उनमें नैतिकता थी, यानी कि ये नहीं है कि हम शासक हैं तो जिसके चाहे जैसे चलाएं, नैतिकता का भी ध्यान दे रहे थे, नैतिक तरीके से। उसके बाद आर्थिक समृद्धि उन्होंने की, अपने यहाँ के किसानों के द्वारा आर्थिक समृद्धि पाई। उसके बाद कुछ साहित्यिक उन्नतियां उन्होंने की। तो ये सारी चीजें जो हैं गुप्त काल को बहुत अच्छे काल के रूप में हमारे सामने, जनता के सामने प्रस्तुत करते हैं। किस तरीके से मौर्य शासन के बाद गुप्त काल को हम पढ़ते हैं, गुप्त काल को क्यों स्वर्ण युग कहा जाता है, ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे इस छोटे से रिव्यू से। ठीक है, तो जैसा भी है, आप लोग जो भी चीजें कर रहे हैं, मेरे नोट्स से सारी चीजें समझ में आ रही हैं आप लोगों के। मैं अब तक यही मान के चल रहा हूँ और यही मान के चल रहा हूँ कि उसी तरीके से आगे तैयारी कर रहा हूँ कि आप लोगों को मेरी बताई हुई चीजें, पढ़ाई हुई चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, जैसे ही क्लासेस ओपन होंगी देन उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे उसको। अभी जैसे भी ये चीजें चल रही हैं, आप सब लोग इनको पढ़ लें। थैंक यू सो मच।